हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स की, और पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। तो उसी पर बेस्ड जो आपका एक्सरसाइज 2.3 है, उसका एक क्वेश्चन अभी हम यहाँ देखते, बाकी आप खुद से सोल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, उनके बेसिस पर आप इजीली उनको सोल्व कर लोगे। ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है, तो हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, पहले x माइनस a के लिए हमें जीरोज़ फाइंड करना है। तो x माइनस a के लिए अगर हम जब जीरोज़ फाइंड करेंगे, जीरोज़ फॉर x माइनस a, तो इसके लिए हमें क्या मालूम है कि जीरोज़ फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, कांस्टेंट टर्म। पहले तो माइनस के बाद में जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, माइनस a एंड अपॉन x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास a, तो जीरोज़ आ गया कितना, a। अब जो जीरोज़ आया है उसको हमें क्या करना है, हमें इस जो भी एक्सप्रेशन है इसमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। हमें इसमें क्या करना है, x की जगह ये क्या है, px, हमें क्या करना है, x की जगह जीरोज़ पुट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, pa। ठीक है, जब हम pa लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, a³ माइनस a² प्लस 6x की जगह a माइनस a। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a। तो यहाँ पर देखो a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, और 6a माइनस a इक्वल्स टू क्या बचेगा, जो pa होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5a। तो जब कोई डिवीजर से हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, किसी टर्म्स को डिवाइड कर रहे हो, तो उस केस में जो आपका रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, जब आप जीरोज़ पर उसका डिविडेंड फाइंड कर लोगे। तो जीरोज़ पर डिविडेंड कितना आ रहा है, 5 है। तो यही इसका क्या हो गया, रिमाइंडर। क्योंकि हमने देखा है कि जीरोज़ पर जो आपका डिविजर होगा वो जीरोज़ आएगा, तो जीरोज़ आएगा तो जो डिविजर और कोसेंट वाली जो टर्म होगी, क्योंकि फॉर्मूला तो ये था ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर्मूला तो ये है हमारा। अब जैसे हम जीरोज़ पुट करते हैं, जैसे मान लो ये जो a है वो मैं जैसे यहाँ पर पुट करता हूँ तो a माइनस a, तो ये डिवीजर क्या हो जाता है, जीरोज़ पर जीरो हो जाता है ये। तो ये कंप्लीट टर्म जो मल्टीप्लिकेशन में ये भी जीरो हो जाती है। तो जो रिमाइंडर है वो इस केस में डिविडेंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। अब इसी के बेसिस पर होती है फैक्टर थ्योरम, इसी के बेसिस पर आपको फैक्टर थ्योरम देखने को मिलती है। तो देखो फैक्टर थ्योरम में होता क्या है, आपको ये देखने को मिलेगा फैक्टर थ्योरम में कि आपका जो डिविडेंड होगा ठीक है वो किसके इक्वल होगा हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको पूछा जाए कि कोई नंबर है वो
किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे 5 है ये 35 का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या देखना, फैक्टर होता है क्या बेसिकली कि ये जो नंबर है इस नंबर से जो गिवन नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 35 डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 35 को डिवाइड होने या ना होने के लिए हमें क्या करना होगा, या 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 5 से 1 टाइम्स कितना होगा 35। इस केस में यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर डिविजर है, ठीक है, और कोई एक कोसेंट है, ठीक, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए, तब जाकर वो उसका फैक्टर माना जाएगा। तो हम अगर डिवीजन थ्योरम को यूज़ करते हुए चलें तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट, देन डिविजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये बात समझने लायक हो गई कि इस केस में जो डिविजर होगा वो डिविडेंड का क्या बोला जाएगा, एक फैक्टर। अच्छा, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर था वो क्या हो रहा है, 0। रिमाइंडर था वो क्या हो रहा है, 0। और हमें रिमाइंडर फाइंड करना आता है, कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, डिविजर के लिए जीरोज फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, जीरोज फाइंड करते हैं, किसके लिए, डिविजर के लिए, ठीक है। और जब जीरोज ऑफ डिविजर फाइंड करते हैं उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, डिविडेंड में रखते हैं, पुट इन द डिविडेंड, ठीक है। पहले जीरोज फाइंड कर लिया हमने डिविजर के लिए और उसको क्या किया, डिविडेंड में पुट कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। और रिमाइंडर हमें मालूम है कि क्या होगा, 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो आपका डिविडेंड होगा डिविडेंड एट जीरोज, यानी कि डिविडेंड की जो जीरोज पर जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी जो गिवन एक्सप्रेशन होगी उसके लिए जो भी आपको एक जो उसके अलावा जो भी टर्म दी हुई होगी वो उसकी फैक्टर होगी, ठीक है। जैसे मान लो अभी आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम आपका जो एनसीईआरटी बुक है उससे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पर डिस्प्ले है उसमें क्या लिखा है, एग्जामिन वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 एंड ऑफ 2x + 4। तो अभी जैसा हमने समझा उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमें बताना कि इसके लिए x+2 के लिए कि ये इसके लिए और इसके लिए फैक्टर का काम करता है या नहीं करता। तो अगर इसको हम डिविजर की तरफ ये करवाता हुआ माने कि हाँ भाई ये अगर फैक्टर है तो ये इनका डिविजर भी इनके लिए डिविजर होगा, कम्प्लीटली डिवाइड करेगा इनको, यानी कि हमें x+2 के लिए जीरोज फाइंड करना होगा, जीरोज ऑफ x+2। तो क्या मालूम है हमें कि कांस्टेंट टर्म माइनस के साइन के साथ ऊपर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे 2 और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, -2 ही रहेगा। अब ये जो -2 है इसको जो नीचे जो एक्सप्रेशन गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनमें पुट करके देखते हैं। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है उसकी वैल्यू
उस केस में क्या होगा आपका रिमाइंडर 0 होगा। एक प्रकार से रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है कि वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ये जो x+2 है ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें रखते हैं पहले -2 क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड कर रहा है, p-2 फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और यहाँ पर p1 से डिनोट कर देना इसको, क्योंकि टू डिफरेंट एक्सप्रेशन के बना तो इसको p1 से डिनोट कर देते हैं, या इसको p रख दो उसको q मान लेंगे। ठीक है, इसको p रहने दो उसको q से डिनोट कर देंगे। आप जैसी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से आप डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कि -2 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, -8। क्यों, क्योंकि देखो ये ऐसा होगा कुछ -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 इंटू 2 4, और नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, तो +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। उसके बाद में पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से नेगेटिव, तो नेगेटिव एंड 4 इंटू 2 8, तो -8 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, +3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 10, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 6। अब ये देखो ये हो रहा है -8, ये हो जाएगा आपका 12, ये -10 एंड ये 6। अब देखो पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ ऐड कर लो, 12 एंड 6 18, और -8 10 18, तो यहाँ से क्या बन रहा है, -18 प्लस 18, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसके लिए फैक्टर हो गया। जो आपका x+2 है वो इस एक्सप्रेशन के लिए फैक्टर हो गया। अब दूसरा देखो, वो तो और ज़्यादा सिंपल हो गया कि यहाँ पर q -2 = 2 -2 प्लस 4, 2 -2 कितना होगा, -4 प्लस 4, ये इससे कैंसिल, = 0। करना क्या आपको, फिर से वीडियो को पॉज करना है और इसको नोट कर लेना, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, शायद समझ में आ गया होगा आपके। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जो बोर्ड पर आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्प्ले है उसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। तो इसने ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि जो आपका x-1 है वो इस एक्सप्रेशन के लिए क्या है, एक फैक्टर है। तो यहाँ से हमें, जब इसने ऑलरेडी खुद ने ये डिक्लेयर कर रखा है कि ये इसका फैक्टर, इसका मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर होने वाला है या जो आपकी इसके जीरोज़ पर जो वैल्यू होने वाली है इस एक्सप्रेशन की, वो 0 के इक्वल आने वाली है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक अननोन टर्म ऑलरेडी गिवन है k, तो इसको फाइंड करने के लिए बोला है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले मैं इसके लिए जब जीरोज़ फाइंड करने चलता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आता है कि ये किसके इक्वल होगा, -1/1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म -1, x का कोफिशिएंट 1, इसका मतलब क्या, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 होंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो x की जगह वैल्यू आने वाली है वो कैसे आने वाली है, 1। ठीक, तो अब ये वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में रखता हूँ तो क्या होगा, 4 1³ प्लस 3 1² माइनस 4 1 एंड प्लस k, और ये किसके इक्वल होना चाहिए था, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि इसने ये बोला हुआ है कि ये इसका फैक्टर है। अब यहाँ पर देखो 1 का क्यूब क्या होता है, 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k = 0।
और 4 से आपका -4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, k प्लस 3 इजक्वल्स टू 0। अब बोथ साइड आप 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो k प्लस 3 माइनस 3 इजक्वल्स टू 0 माइनस 3। और यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, 3 से 3 कैंसिल होगा तो k इजक्वल्स टू क्या बचेगा, -3। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो आपके एक फैक्टराइजेशन होगा वो यूजिंग स्प्लिटिंग मिड टर्म। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब हमें क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, और फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग मिड टर्म। अब स्प्लिटिंग मिड टर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, ये समझने की कोशिश करो कि आपके पास अगर डिग्री 2 का या डिग्री 3 का एक्सप्रेशन हो तो वहाँ पर आपके पास मोर देन 2 आपके पास टर्म्स होंगी। 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इस तरीके से। जैसे हम डिग्री 2 वाले की बात करें, क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन आपने कुछ इस तरीके से देखी होगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कई बार आप इसको कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो, x² lx प्लस m इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी आपने सीखी भी होगी, जो आपकी लोअर क्लासेज हैं वहाँ पर आपने सीखी भी होंगी ये चीज़ें। तो वहाँ पर आपने क्या देखा होगा कि मैं ये जो भी लिखा हुआ है x² प्लस lx प्लस m, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, x² प्लस lx प्लस m। ये यहाँ पर अभी आप चाहो तो इसको 0 को रख दो, यहाँ पर केवल हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, x प्लस a एंड x प्लस b। ऐसा करने पर आपने देखा होगा कि जैसे मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए था, इसको यहाँ देखो, x प्लस a x प्लस b। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, ab। फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, bx। फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, ax। और ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, x²। ठीक है, अब इसमें से आप x कॉमन ले सकते हो। तो इसमें से जब आप x कॉमन लोगे तो x² प्लस x, या इसको ऐसे कर दो, a प्लस b x प्लस ab, और इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो आपका l है वो a प्लस b 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है, a प्लस b 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है। और वो भी किस तरीके से हो रहा है कि जो आपका m है वो ए बी के इक्वल होना चाहिए, यानी कि l को आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो पार्ट्स आए उनका प्रोडक्ट m के इक्वल हो। ठीक है, ये आप ऑलरेडी सीख भी चुके होंगे। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे हम, और यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ पर a है, ठीक, तो वो a भी किन्हीं 2 डिफरेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या किसी एक नंबर a का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तभी आएगा। तो यहाँ पर देखो कि जो a है वो भी फैक्टराइज हो सकता है। और यहाँ पर जैसे आपका x आ रहा था, हमने ऐसा कुछ किया था, x प्लस a x प्लस b। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनके साथ में कोई कोफिशिएंट होता तो वो मल्टीप्लाई होकर कुछ एक ही टाइम में बदल रहा होता। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं जो ये वाली टाइम है आपकी, इसको कुछ इस तरीके से तोड़ता हूँ, पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस, इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, कि इस ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको इसमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें जो रिलेशन है वो क्या मिलेंगे वो समझो। यहाँ पर देखो, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अभी जैसे किया वैसे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो यहाँ पर जो s है वो q के साथ मल्टीप्लाई होगा, qs बनेगा, ध्यान से देखते रहना। फिर s px के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ps x बनेगा। उसके बाद आपका जो rx है वो q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो qs x बनेगा। और फिर आपका जो rx है वो px के साथ मल्टीप्लाई होगा तो prx² बनेगा। अब जब इसको x यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा, prx² प्लस qs प्लस ps एक मिनट, यहाँ पर देखो एक बार, ये वाला जो s है वहाँ पर s नहीं आएगा, क्या आएगा r, क्या आएगा r, तो यही r यहाँ पर आएगा qr प्लस ps। और इसके बाद देखो यहाँ पर x प्लस qs। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा आपको कि जो आप अगर इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको देखो क्या हमें देखने को मिलेगा, जो कांस्टेंट टाइम है उसके इक्वल क्या आ रहा है, qs, तो c इक्वल्स टू qs। ठीक, उसके बाद b की जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, qr प्लस ps, वो किसके इक्वल है, b के इक्वल, तो b इक्वल्स टू qr प्लस ps। ठीक, और जो a है इसकी जगह क्या आ रहा है, pr, a की जगह क्या आ रहा है, pr। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि मैं जब यहाँ पर QR और PS को अगर मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ, QR और PS को आपस में मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिलता है कि अब देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अभी मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, PQRS, ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ अलग अलग, क्या कर लूँगा इसको, PR और QS में इसको मैंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। और वो किसके इक्वल आएगा, PR किसके इक्वल है, A के इक्वल, और QS C के इक्वल। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि अगर जो B के जो पार्ट्स हैं, B के पार्ट क्या क्या है, QR और PS, B के पार्ट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, AC के इक्वल, वो किसके इक्वल आना चाहिए, AC के इक्वल। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो। तो यहाँ पर देखो बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द
मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट मेथड यूज़ करके यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, अब जो स्प्लिटिंग वाला जो मेथड है उसमें हमें मिड टर्म को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। अब उसको स्प्लिट किस तरीके से किया जाए, तो उसको समझने के पहले अभी हमने बात की कि हम जो ax² + bx + c की फॉर्म हो, अगर कुछ ऐसी फॉर्म हो तो इस b को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट, इन दोनों पार्ट्स का क्या करेंगे, प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए और सी के प्रोडक्ट के। यही समझा भी हमने। तो इस चीज़ को यहाँ यूज़ करते हैं कि पहले मैं x² कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले यहाँ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 × 5 कितना होगा, 30। यहाँ पर देखो 6 × -6, 6 × -6 ये कितना होगा, -36। यहाँ देखो ये मैंने अलग से एग्जाम्पल ले रखे हैं समझाने के लिए। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है अभी। इस क्वेश्चन में से केवल ये मैंने अभी यूज़ किया है, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो 3 × -4, 3 × -4 कितना होगा, -12। और यहाँ पर देखो 12 × 1, 12 × 1 = 12। क्लियर। अब यहाँ से इतना करने के बाद हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले तो ये सोचना है, क्या देखना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो किससे बन सकता है, एक पॉजिटिव नंबर। एक पॉजिटिव नंबर या तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तभी पॉजिटिव नंबर बन सकता है। या फिर एक नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों केस में जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव। ठीक। दूसरा क्या होता है, या तो आप एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो इस केस में आपको जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करने पर और उनका प्रोडक्ट करने पर इसके इक्वल आना चाहिए। 17 को हम टुकड़ों में तोड़े और फिर उन टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो किसका इक्वल आना चाहिए, 30 के इक्वल आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर 5 को तोड़ने पर और उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, -36। ऐसे ही यहाँ पर -1 होगा ये, ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ x के मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब -1 है। तो -1 को टुकड़ों में तोड़कर जब मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आना चाहिए, -12। और सिमिलरली -7 के जो पार्ट्स होंगे उनके मल्टीप्लिकेशन से 12 आना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखो कि एक जो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो उसके टुकड़े किस तरीके से हो सकते हैं, या तो दोनों ही टुकड़े पॉजिटिव हो, या तो दोनों ही टुकड़े पॉजिटिव हो, या फिर दोनों ही टुकड़े नेगेटिव हो। वो दोनों ही टुकड़े पॉजिटिव हो, या फिर एक टुकड़ा पॉजिटिव और एक टुकड़ा नेगेटिव हो, या तो दोनों ही टुकड़े कैसे हो, पॉजिटिव, ठीक है, या फिर एक टुकड़ा पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और पॉजिटिव वाला टुकड़ा कैसा होगा, एक ग्रेटर नंबर होगा किससे, नेगेटिव वाले नंबर से। पॉजिटिव वाला जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा नेगेटिव वाले नंबर से। यहाँ पर साइन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप तो बोलोगे कि नेगेटिव नंबर से तो हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा ही होता है। यहाँ पर साइन की बात नहीं कर रहा, यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा इसको थोड़ा सा इस तरीके समझो, जैसे मान लो आपको 5 लिखना है, ठीक है, तो 5 को या तो आप क्या लिख सकते हो, 3 + 2 लिख सकते हो, 4 + 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर दोनों ही टुकड़े कैसे हो रहे हैं, पॉजिटिव, ये वाला केस। और सेकंड वाला केस क्या है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, 6 -
1 कर दूँ, 7 माइनस 2 कर दूँ, 8 माइनस 3 कर दूँ। तो यहाँ पर देखो जो पॉजिटिव वाला नंबर है वो नेगेटिव वाले नंबर से बड़ा है, हर बार क्या है, बड़ा है। तो इस चीज़ को फोकस करना है। एक तो आपने ऑलरेडी सीखा भी होगा छोटी क्लास में, मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो किस तरीके से हम एक पॉजिटिव नंबर को स्प्लिट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नंबर को स्प्लिट करने के ये 2 तरीके हैं, ठीक। और नेगेटिव नंबर को स्प्लिट करने के या तो आप उसको नेगेटिव और नेगेटिव में स्प्लिट कर सकते हो, या फिर आप उसको नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर में स्प्लिट कर सकते हो। और इस केस में क्या होगा, जो नेगेटिव वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा पॉजिटिव वाले नंबर से। जो नेगेटिव वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा किससे, पॉजिटिव वाले नंबर से। जैसे मान लो यहाँ पर -2 होता, तो -2 का तरीका क्या है, या तो आप -1 एंड -1 लिखो, तो -1 और -1 क्या होगा, -2 होगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, -3 + 1, ऐसा करने पर भी क्या होगा, -2 मिलेगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा होगा और पॉजिटिव वाला नंबर छोटा होगा, ठीक है। और एक केस ये है जिसमें आप दोनों नेगेटिव नंबर ले सकते हो। तो इतना क्लियर होने के बाद अब हम आगे चलते हैं किस पर, कि देखो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 30 तक पहुँचने के लिए प्लस जो 30 है, इस केस में हम ये वाला जो केस है वो ले सकते हैं, या तो प्लस प्लस वाला या माइनस माइनस वाला, ठीक है। और इसके लिए प्लस माइनस या माइनस प्लस, इसके लिए प्लस माइनस या माइनस प्लस, और इसके लिए माइनस माइनस या माइनस माइनस। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, वो प्लस प्लस और माइनस माइनस। इतना क्लियर होने के बाद ये देखो यहाँ पर कितना है, -7, यहाँ -1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 17। तो 17 में हम क्या कर, हमारे पास इसके लिए कौन कौन सा था, प्लस प्लस एंड प्लस माइनस। यहाँ पर प्लस 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 माइनस, माइनस 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 प्लस, और यहाँ पर माइनस 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 प्लस, ठीक है। इसमें स्प्लिट करने की केस देख रहे हैं कि ऐसा इस तरीके से स्प्लिट करें तो ही पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करें तो ही पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकते हैं। ये चीज़ समझे। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव कॉमन है दोनों में, लेकिन ये देखो दूसरे वाला जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो इसमें तो है ही नहीं, यानी कि हमारे पास जो तरीका है स्प्लिट करने का वो ये वाला ही है इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में। सेकंड वाले केस में देखो कौन सा कॉमन है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। थर्ड वाले में नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में आपको कोई सा भी ले सकते हो, वैसे उससे आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि उससे होता क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आप आगे पीछे किधर भी लिख सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी आपको सोचना ये है कि उनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और इसमें देखो नेगेटिव नेगेटिव दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ 17 को पॉजिटिव पॉजिटिव में स्प्लिट करना है, 17 को पॉजिटिव पॉजिटिव में स्प्लिट करना है। अब 17 को पॉजिटिव पॉजिटिव में स्प्लिट करने का तरीका क्या हो सकता है, 16 + 1 हो सकता है, 15 + 2 हो सकता है, 14 + 3 हो सकता है, यही होगा। तो अब यहाँ पर देखो 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16, लेकिन वहाँ पर क्या है 13। 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30, और वहाँ पर भी क्या है 30। तो ये आपका जो ऑप्शन है जो आप चूज़ करोगे स्प्लिट करने के लिए वो आप ये वाला करोगे, ठीक है। क्लियर हुआ। सेकंड वाले में देखो कि यहाँ पर +5 को स्प्लिट करना है, किसको करना है +5 को, और किस में होगा ये, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर में। अब पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वाला छोटा होना चाहिए, यानी कि मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ 6 - 1, 7 - 2,
एट -3 इस तरीके से लिख सकता हूँ। और वो किसके इक्वल आना चाहिए? 36 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? 36 के। और 9 माइनस क्या लिख सकता हूँ? 4। तो 9 - 4 कितना होता है? वो 9 × 4 कितना होता है? 36। तो 9 × 4 36। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन आ गया कि आप जब इसको ब्रेक करोगे 5 को तो 9 और 4 में ब्रेक करोगे और वो भी 9 - 4। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ -1 है तो उसको किस तरीके से ब्रेक करोगे? इसको एक नेगेटिव नंबर में एक पॉजिटिव नंबर में, यानी कि एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में करने का मतलब क्या हुआ कि आप क्या लिख सकते हो? -2 + 1, या फिर आप -3 + 2, या फिर आप -4 + 3। तो -4 और 3 को आप मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 12। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज करोगे आप स्प्लिट करने के लिए। और इस वाले केस में देखो हमें क्या करना है? नेगेटिव और नेगेटिव में स्प्लिट करना है। नेगेटिव और नेगेटिव में स्प्लिट करने का मतलब या तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? -6 -1, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसको? -5 -2 -4 -3। तो यहाँ पर देखो 4 और 3 को आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 12। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन चूज होगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि स्प्लिट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो स्प्लिटिंग सीख गए आप कैसे करना है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए स्प्लिटिंग के केस में, क्योंकि इतने बेसिक से आपको स्प्लिटिंग अभी तक नहीं सीखने को मिली होगी। ठीक है। तो अब हमें इसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस किस में ब्रेक करोगे इसको? 6x² + 15x + 2x + 5, इसमें आपको इसको ब्रेक करना है। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं हम कि इसमें से हम 3x कॉमन ले लें। स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स है उनमें से हम क्या कॉमन ले लें? 3x, क्योंकि 3 से 6 भी डिवाइडेड है, 15 भी डिवाइडेड है। तो 2 टाइम्स 6 डिवाइडेड होगा तो यहाँ पर 2x, और 15 5 टाइम डिवाइडेड होगा। इसके बाद देखो प्लस यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो हम उस केस में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 1, और यहाँ पर अंदर क्या रहेगा? 2x + 5। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करो और यहाँ से यहाँ तक की बात करो तो दोनों में क्या है? 2x + 5 कॉमन है। तो 2x + 5 जो कॉमन टर्म है वो लिख देता हूँ। उसके बाद जो रिमेनिंग है यहाँ पर क्या बचेगा? 3x + 1। तो यहाँ से हमें मालूम चला कि हमारे पास ये 2 फैक्टर हो सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास कोई तीसरा फैक्टर नहीं मिल सकता। हमारे पास ये 2 फैक्टर मिलेंगे। किस केस के लिए? इस केस के लिए। ठीक है। तो हमने जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला जो मेथड था उसको देख लिया कि हमें किस तरीके से इसको स्प्लिट करना है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो एक बार। तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा इसको। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर? अब यहाँ पर हम यूजिंग फैक्टर थ्योरम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। तो इस केस में देखो होगा क्या कि जब हम फैक्टर थ्योरम यूज़ कर रहे होते हैं तो फैक्टर थ्योरम यूज़ करने का तरीका क्या है कि हमें फैक्टर फाइंड करने के लिए एक प्रकार से ये देखना है कि आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो किस तरीके से बिहेव करेंगी कि जब आप जीरोज़ फाइंड करते हो तो जीरोज़ पर जो आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल होना चाहिए।
फैक्टर थ्योरम से हम यही देखते हैं कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ये सीखा हमने अभी पहले। तो यहाँ पर देखो कि मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, जो 6x² है प्लस 17x है प्लस 5 है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखो आप कि यहाँ से मैं अगर 6 कॉमन ले लूँ, क्या ले रहा हूँ 6 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, ऐसा कुछ बनेगा। और इसके बाद देखो क्या होगा कि मैं ये जो टर्म लिखी हुई है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैं अभी अज्यूम कर लेता हूँ कि ये x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म में है। ऐसा क्यों माना मैंने? क्योंकि मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि जो एक जीरोज होगा इसके लिए वो क्या होगा a, यहाँ पर इसके लिए जो एक जीरोज होगा वो तो क्या होगा a, और जो दूसरा जीरोज होगा वो क्या होगा b। ठीक है, तो उस केस में देखो जैसे मैं यहाँ पर जीरोज यूज़ करता हूँ, मान लो एक जीरो क्या है इस वाले टर्म के लिए a है, तो मैं जैसे यहाँ पर a रखूँगा तो a माइनस ए क्या होगा, ये 0 होगा और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अब कि जैसे हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करने पर वो फैक्टर में इस तरीके से होना चाहिए कि अगर वो फैक्टर हो रहा है तो उस वैल्यू पर आपका जो डिविडेंड या जो भी गिवन एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और 0 के इक्वल तभी हो गए जब यहाँ पर आप जीरोज पुट करोगे। तो जैसे जीरोज पुट करोगे ए वाला पुट करोगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बी वाला अगर पुट करोगे तो ये वाला 0 होगा और इस कंप्लीट टर्म को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो आपको हर बार क्या करना है कि आपको पहले यहाँ पर x² का कोई भी कोफिशिएंट हो उसको बाहर ले लेना है, और जैसे बाहर लोगे उसके बाद आप जो x² वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको आप x माइनस ए और x माइनस बी अज्यूम कर लेना। उसके बाद क्या होगा, आप जो ए बी है, यहाँ पर जो ए बी है, यानी कि आप ये सोचो कि मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये बी इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी होगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर इसके बाद ये जैसे इस ये b इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस बी एक्स। फिर ये x इस a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए एक्स और x²। फिर यहाँ से मैं जैसे कॉमन लूँगा x, तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो जो ए बी है वो आपका इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म से कंपेरेबल होगी। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि आपका जो इस केस में जो ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा 5/6 के। यानी जो 2 डिफरेंट नंबर्स होंगे उन नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 2 डिफरेंट जो नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 5/6 है, यानी कि हमें क्या करना है इस 5/6 को टुकड़ों में तोड़ना है, 2 डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है 5/6 को। अब वो कैसे कर सकते हैं कि हमें उनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल मिले 5/6 का, 5/6 के। इसका मतलब क्या है कि हमें 5/6 के फैक्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं 5/6 के। तो यहाँ पर ये देखो कि 5/6 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 5/6 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए हम ऊपर 5 के फैक्टर कर लेते हैं, 5 × 1, या ऐसे बोल सकते हैं 5 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 5 से और 1 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 6 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, उसके बाद 2 से डिविजिबल होगा, उसके बाद 3 से डिविजिबल होगा और उसके बाद 6 से डिविजिबल होगा फिर। ठीक है,
इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो इतना समझने के बाद हमें क्या देखना है कि अब यहाँ पर मैं जो a है और जो b है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ से ये समझो a एंड b हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। या तो वो देखो कि उसमें ऊपर 1 आएगा और नीचे 1 आएगा, ऊपर 1 आएगा नीचे 1 आएगा। थोड़ा सा गैप भी रख रहा हूँ, 1 मिनट समझाऊंगा क्यों। ऊपर 1 आएगा नीचे 1 आएगा, उसके बाद ऊपर 1 आएगा तो नीचे 2 आ सकता है, उसके बाद ऊपर 1 आएगा तो नीचे 3 आ सकता है, उसके बाद ऊपर 1 आएगा तो नीचे 6 आ सकता है। ठीक है। सिमिलरली आप 5 वाला केस देख सकते हो कि ऊपर अगर 5 आएगा तो नीचे 1 आ सकता है, ऊपर अगर 5 आएगा तो नीचे 2 आ सकता है, ऊपर अगर 5 आएगा तो नीचे 3 आ सकता है, और ऊपर अगर 5 आएगा तो नीचे 6 आ सकता है। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है, 1 मिनट, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नंबर हैं वो कभी भी इनमें से कोई भी नंबर इस वाले नंबर से ग्रेटर नहीं होना चाहिए 5/6 से, क्योंकि 5/6 से ग्रेटर होने का मतलब वो उसको फिर फैक्टर कैसे बनेगा। तो 5/6 से ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5/6 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि वो नंबर, सॉरी हाँ हो सकता है 5/6 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1 मिनट, लेकिन ये फैक्टर बनेंगे जिनसे ये डिवाइड हो सकता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जैसे मान लो ये 5/6 है, ठीक है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि a की जगह क्या रखूँ 1 और b की जगह क्या रखूँ 5/6। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा मेरे को, 5/6 मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, कैसे होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर कैसे हो जाते पॉजिटिव, तब भी क्या आता 5/6। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने इसको इस तरीके से एक प्रकार से डिवाइड कर लिया, 5/6 में, 5/3 में, 5/2 में, 5/1 में, 1/6, 1/3, 1/2, 1, इनमें हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स पर, ये जितने भी नंबर हमें मिल गए, जैसे +1 -1, +1/2 -1/2, +1/3 -1/3, इन सभी वैल्यूज़ पर हम क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे कि जो आपका नंबर मिल रहा है, या इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि ये 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, ये 0 के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसके लिए देखो, इसको कहाँ लिखूँ, एक बार यहाँ कहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो 6 और फिर मैं रख रहा हूँ 1 + 17/6, एंड फिर यहाँ पर क्या रखूँगा, x की जगह 1 + 5/6, और ये 6 भी आपको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो इसको 0 बनाना है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 और ये 6 हो जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे 6 +
17 प्लस 5। तो ये तो कभी भी जीरो नहीं होने वाला, दिख ही रहा है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाला लेते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव वाला 1 लेते हैं। तो नेगेटिव वाला जब 1 लेंगे तो यहाँ पर तो क्या बनेगा, 1 नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव जो 1 होगा उसका स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा, प्लस 17 माइनस 1/6 प्लस, सॉरी ये 6 यहाँ पर आएगा, और प्लस 5/6। तो यहाँ पर ये देखो, ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, 17/6 प्लस 5/6। इसका जब एलसीएम लोगे तो 6 माइनस 17 प्लस 5, तो 6 और 5 होंगे 13 माइनस 17 होगा -4। तो ये भी जीरो नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से आपको फिर +1/2 चेक करना है, -1/2 चेक करना है, +1/3 चेक करना है, -1/3 चेक करना है। ठीक है, तो और फिर जब आप एक बार कोई सा भी चेक कर लो, एक बार एक आपका मिल गया तो आप उससे दूसरे वाला तो इजीली निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर +1/2 मिलता है, तो फिर हमें ऐसा नंबर देखना होगा कि जो इस यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 6 बना रहा हो एक प्रकार से, और ऊपर जो न्यूमरेटर होगा उसमें 5 बना रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि क्या कर सकते हैं हम इस केस में, जो 1/2 है वो रखेंगे। क्या करेंगे, 1/2 है वो रखेंगे। तो 1/2 जब रखेंगे हम, तो देखो पहले वाला टाइम क्या बनेगा, 1/4 प्लस 17 यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो 2 से ये 6 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 12, 17/12 प्लस 5/6। अब यहाँ पर एलसीएम 12, ये हो जाएगा 4 × 3 टाइम प्लस 17 प्लस 6 × 12 टाइम, 6 × 2 टाइम इसको 12, तो 2 × 5 10। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो ऊपर सारे पॉजिटिव बनेंगे, तो वो तो कभी भी जीरो नहीं होने वाला। पॉजिटिव मिलकर हमेशा पॉजिटिव बनेंगे, तो वो जीरो होगा नहीं। तो हम नेगेटिव वाला चूज़ करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव वाला जैसे ही चूज़ करेंगे तो देखो हमने क्या किया, अब x = -1/2 रख रहे हैं। ठीक है, -1/2। इस केस में देखो क्या बनेगा, -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 17/6 माइनस 1/2 प्लस 5/6। यहाँ से क्या बनेगा, 1/4 माइनस 17/12 प्लस 5/6। यहाँ एलसीएम लोगे 12, 3 माइनस 17 प्लस 2 टाइम्स एंड 10। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 10 एंड 3 13 माइनस 17। तो 13 माइनस 17 कितना हुआ, -4 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो 1/2 है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। आपका जो 1/2 है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो फिर कौन सा कर सकता है, 1/3 के लिए देखें। इसी तरीके से जब हम 1/3 के लिए देखेंगे, वन बाई थ्री के लिए जब हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देखो 1/3 के लिए ये कितना होगा, 1/9 प्लस 17/12
18 प्लस सॉरी यहाँ पर क्या आएगा माइनस प्लस 5/6। एलसीएम होगा आपका 18 यहाँ 2 माइनस 17 प्लस 15। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया 15 एंड 2 17 माइनस 17 बाई 18, 17 माइनस 17 बाई 18। तो यहाँ क्या बन गया आपका 0, यहाँ पर क्या बन गया आपका 0। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, एक तो माइनस 1/3। और इसी तरीके से इसको अब आप देखोगे कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेगी, 5/6 आएगा। तो 5/6 आने के लिए हमें 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5/2 से। तो माइनस 5/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/6। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि मैं भी इसको क्या रख सकता हूँ 6x माइनस x माइनस एक तो कौन सा है 1/3। और देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो 6x प्लस 1/3 और 6x प्लस 1/3 और x प्लस यहाँ पर भी देखो माइनस 5/2 है, तो माइनस माइनस प्लस होंगे तो 5/2। इसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर यह होगा 3x प्लस 1/3 एंड 2x प्लस 5/2। तो आप 3 और 2 से इस 6 को कैंसिल कर दोगे, बचेगा क्या 3x प्लस 1 2x प्लस 5। तो यहाँ आपको क्लियर हुआ होगा कि अभी जो पहले आंसर आया था वही आंसर आ रहा है, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो गया, ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई। तो हमारे लिए जो इससे पहले वाला जो ऑप्शन था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला वो ज़्यादा इजी था, तो हम उसको प्रीफर करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर ये ज़्यादा इजी हो जाएगा स्प्लिटिंग वाले के बजाय, तो हम फिर उस केस में इसको प्रेफर करेंगे स्प्लिटिंग वाले के जगह पर। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस से आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी जगह पर हमें कौन सा जो आपका ये मेथड है स्प्लिटिंग वाला है और फैक्टर थ्योरम वाला है, तो कौन सा आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो इसी टाइप के अभी हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होंगी। तो आप बने रहिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में भी। और हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन तो जो एग्जाम्पल में वो वाले क्वेश्चन यहाँ से लेंगे और उसके अलावा जो आपके एक्सरसाइज में है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपसे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके एक्सरसाइज 2.4 के आप खुद से प्रैक्टिस करना। अभी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।